नमस्कार दोस्तों, मैं आर मैक्सवेल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज से मैं स्टार्ट करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़। मॉडर्न हिस्ट्री की स्टेप बाय स्टेप हम सीरीज़ जो है स्टार्ट करेंगे। और हम सबसे बड़ा चैलेंजेस आज के स्टूडेंट्स को होता है कि उनको हिस्ट्री के पैटर्न्स याद नहीं होते हैं, इंसिडेंट्स याद नहीं हो पाते हैं, उनको जो है डेट्स याद नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और इन फ्यूचर कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियोस बनाता रहूँगा हिस्ट्री के इंसिडेंट्स पे, हिस्ट्री की डेट्स पे, और स्टेप बाय स्टेप जो है इस सीरीज़ को ख़त्म करूँगा। उम्मीद है कि इस सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद आपको हिस्ट्री का कोई कंसर्न नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में हम अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज को स्टडी करेंगे, यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आती हैं, उनका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट्स है, वो भारत में ही क्यों आती हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, वो किसी और भी कोने में जा सकते थे, सऊदी अरब जा सकते थे, वो इंडोनेशिया जा सकते थे, मलाया जा सकते थे। इवन उस वक्त भारत की ही तरह एक और फेम बहुत ज़्यादा यूरोप में फैल रहा था, चाइना का, वो चाइना में भी जा सकते थे। वाई दे कम वाई दे कम टू कम इन इंडिया। इंडिया में ही वो क्यों आते हैं, फिर अगर वो आते हैं तो वो क्या काम करते हैं, फिर ऐसा ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी जो है घटना होती है जिससे कि उनको भारत में जो है अपने रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी वो सोचना शुरू कर देते हैं। फिर इंडिया पे वो रूल भी करते हैं। फिर शोषण का एक दौर शुरू होता है। उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती हैं, संघर्ष शुरू होता है। फिर उसके बाद गांधी जी का आगमन होता है। वो सारी चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंडिया के पैटर्न में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं हाउ द यूरोपियन कंपनीज कम इन इंडिया एंड वाई, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ देम, उनका क्या ऑब्जेक्ट था। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भारत में सबसे पहले कौन आया। भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली। और वो कब आए, यू नो अबाउट दैट। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में हिंदुस्तान की तरफ आना शुरू हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों था कि भारत की खोज पुर्तगालियों ने की? क्या उससे पहले भारत में लोग नहीं आते थे? डेफिनेटली उससे पहले भी भारत में जो है यूरोपियंस आए हुए हैं, लेकिन वो हमेशा जो है लैंड रूट से आते थे, स्थल मार्ग से आते थे। जल मार्ग से कोई नहीं आया। तो उनको जल मार्ग की ही आवश्यकता क्यों पड़ी? वो चाहते तो जो है स्थल मार्ग से ही आते। तो उस वक्त सबसे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर उस टाइम में लैंड्स पे था तो वो था अरेबियंस का। अरेबियंस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। अरेबियंस का मैं आपको समझाता हूँ नक्शे से। इफ़ यू सी, दिस इज़ आवर Africa, and this is Arab, and this is India, right? And you can see this is Europe. Sorry for that. This is Europe. This is Europe. And तो अगर हम इस मैप को देखें, स्टडी करें, तो ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होगा, ये एशिया होगा, ये इंडिया है, और ये यूरोप है। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस था, यहाँ पे इन्फ्लुएंस टर्किश और अरेबियंस का बहुत ज़्यादा था। और उन्होंने क्या किया कि उनका संघर्ष यूरोपियन से होता रहता था, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि इस रूट को ब्लॉक कर दिया। इस रूट को ब्लॉक कर दिया। और जब इस रूट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो यहाँ से यूरोपियंस को व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेड्स के लिए एशियन कंट्रीज़ में, अगर हम देखें सऊदी अरेबिया और इंडिया में, इवन चाइना में भी आने में बहुत मुश्किलें होने लगी। उन्होंने मुश्किलें खड़ी कर दी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जब यूरोपियंस आते थे तो उनको रास्ते में ही लूट लिया जाता था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और उनका जो मैन पावर था बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता था कि सिक्योरिटीज़ पर्पज़ को लेकर के, सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के उनको एक अलग से फ़ौज अपने साथ ले जानी पड़ती थी। बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी। तो उसमें दो कंट्रीज़ थी जो उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क किया। उसमें एक था पुर्तगाल और दूसरा स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन ने क्या किया कि उन्होंने एक्सपैंड किया अपने व्यूज़ को। उन्होंने क्या किया कि वो वर्ल्ड वाइड सोचना शुरू कर दिया। उनको लगा कि नहीं, अगर इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है कि हम लैंड रूट से इंडिया तक पहुँचे, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हम सी रूट से इंडिया तक पहुँचे। अब सवाल ये उठता है कि हाउ, उनको ये कैसे पता चला कि वो सी रूट से ही इंडिया पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता था, आई एम जस्ट टेलिंग यू,
ये आज सऊदी अरब है, और सऊदी अरब में गुलाम रखने की प्रथा बहुत पुरानी है, आपको अच्छी तरह पता होगा। हिंदुस्तान में एक डायनेस्टी भी चली हुई है, गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश चला हुआ है पूरा। तो इनको गुलाम रखने का बहुत शौक था, और गुलामों से ये सारा काम कराते थे। उस वक्त सऊदी अरब में भी जो है ट्रेड्स हब होते थे, ट्रेडिंग होती थी। ये गुलाम रखते थे, और गुलाम ये कहाँ से लेके आते थे? गुलाम ये लेके आते थे अफ्रीका से। ये अफ्रीका से गुलामों को लेके आते थे, स्लेव्स को लेके आते थे। लेकिन ये जो स्लेवरी कराते थे, इनके जो गुलाम होते थे वो अच्छे होते थे। ये गुलामों को अच्छी तरह से रखते थे, अच्छी तरह से ट्रीट करते थे, इवन उनको अपने फैमिली का पार्ट भी बना लेते थे। और कभी कभी तो ये देखा गया है कि कुछ गुलामों को, जो कुछ गुलाम थे होते थे, वो अपनी फैमिली का मेम्बर भी बना लेते थे। तो लेकिन यूरोपियंस के जो व्यूज़ थे वो अलग होते थे। यूरोपियंस भी गुलाम रखते थे। वो यहाँ से गुलाम पुर्तगीज़ और स्पेन को लेके जाते थे। तो उस वक्त स्लेवरी ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होता था। और यहाँ पे अगर आप देखो, सॉरी आई जस्ट हैव टू फाइंड इट, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ दो कोस्ट हैं, आपको अच्छी तरह याद होगा। एक गोल्ड कोस्ट जिसको घाना कहते हैं, और एक होता था स्लेव कोस्ट। तो यहाँ से क्या होता था, गुलामों की ट्रेडिंग होती थी। पहले गोल्ड की ट्रेडिंग होनी शुरू हुई है पूरी दुनिया में। अगर कहीं उस वक्त गोल्ड पाया जाता था बहुत ज़्यादा हाईली क्वांटिटी में, तो यहीं से पाया जाता था। यहाँ से गोल्ड आता था सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से गोल्ड आता था इंडिया, बिकॉज द रिच पर्सन आर लिविंग इन इंडिया। तो वॉज लिविंग इन इंडिया। पहले रिच जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते थे, बड़े बड़े बादशाह, शहनशाह, मैक्सिमम दे आर लिविंग इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में जो क्लाइमेट था वो काफ़ी जो है कंफर्टेबल था। यहाँ ढेर सारे सीजन्स होते थे, खेती बहुत अच्छी होती थी, व्यापार भी बहुत अच्छा होता था, बहुत रिच डायनेस्ट्रीज थी यहाँ पर। तो इसलिए वो पहले यहाँ से गोल्ड को लेके आते थे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से उसको लेके जाते थे इंडिया। तो इसलिए यूरोपियंस को ये पता था कि यहाँ से अरेबियंस, ये पुर्तगीज़ को ये पता था, पुर्तगीज और स्पेनिश को, कि यहाँ से वो गोल्ड को लेके जाते हैं अरब, और अरब से गोल्ड को लेके जाते हैं इंडिया। तो इसका मतलब सी रूट से ये पॉसिबिलिटी है कि हम इंडिया पहुंच सकते हैं। और फिर उन्होंने यही स्टार्ट किया, यही उन्होंने शुरू किया। वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो सबसे पहले यहाँ पर आए थे गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट से आने के बाद उनको ये पता था कि हमें गोल्ड कोस्ट से ही ईस्ट की तरफ जाना है, वी हैव टू गो इन ईस्ट। लेकिन जो है कोलंबस ने इसका उल्टा कर दिया था। कोलंबस ईस्ट की तरफ ना जाकर के वेस्ट की तरफ चले गए थे, और जब वो वेस्ट की तरफ गए तो वो पहुंच गए वेस्ट इंडीज़ में। यानी एक नई दुनिया में पहुंच गया जिसका नाम ही उन्होंने रख दिया वेस्ट इंडीज़, है ना। वो कुछ लोगों को इल्यूजन होता है कि नहीं नहीं यही इंडिया है, तो उन्होंने बोला नहीं ये दिस इज़ इंडिया, और ये अगर ईस्ट नहीं है तो क्या वो वेस्ट इंडिया तो पकड़ लिया हमने। क्योंकि उनको वहाँ पे स्पेन के बादशाह को, किंग को बताना था कि हाँ इंडिया ढूंढ लिया हमने, लेकिन कोई बात नहीं वो वेस्ट की तरफ है। तो वहाँ पे इन्होंने पाया था वेस्ट इंडीज़। लेकिन जो वास्को डी गामा थे उन्होंने ये ऐसी प्रॉब्लम उनको नहीं हुई, वो ईस्ट की ही तरफ गए, और ईस्ट की तरफ जाते जाते केप ऑफ गुड होप पे पहुंच गए, जो पहला स्पॉट होता था अरेबियंस का। अरेबियंस क्या करते थे, यहाँ पर जो है लंगर लेते थे, यहाँ पर अपने जो है जो जहाज़ होते थे उनको रोकते थे, और यहाँ पर वो इस्टेब्लिश होते थे, और फिर यहाँ से नेक्स्ट डे वो निकलते थे आपके अरब में। तो यहाँ पर वो आए, और यहीं से वो स्टार्ट हो गए, और यहाँ से उनको इंडिया का रूट मिला, और वो सबसे पहले पहुँचे कोच्चि में। तो सबसे पहले इंडिया में पहुंचने वाले जो यूरोपीय थे वो थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली भारत में 1498 में इंडिया में जो अराइवल हुए, इंडिया में पहुंचे। और 1498 में ही, इसलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे पहले पहुंचने वाले लोग कौन थे, कौन से यूरोपीय थे। तो भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में कोच्चि में पहुंचे थे, सॉरी इसको कालीकट बोलते हैं उस टाइम में, कालीकट का बंदरगाह था ये। और यहाँ के जो किंग थे वो जमोरिन थे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने जो है ट्रेड्स किया। अब सवाल ये होता है कि ठीक है इंडिया वो पहुँच गए, लेकिन इंडिया वो क्यों पहुँचे, इंडिया ही क्यों पहुँचे? वाई दे आर नॉट चूजिंग अरेबिया, वाई दे आर नॉट चूजिंग अफ्रीकन कोस्ट, वाई दे आर नॉट चूजिंग चाइना, वाई दे हैव चूज ओनली इंडिया? उन्होंने इंडिया को ही क्यों चुना? तो इंडिया को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि इंडिया उस वक्त ब्लैक पेपर के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था, काली मिर्च के लिए। भारत में साउथ से
साउथ से काली मिर्च को यूरोपियन अरेबिक लोग लेते थे और अरब से वो उसको यूरोप में भेजते थे, और यूरोप में काली मिर्च की बहुत डिमांड होती थी। अब आप कहोगे कि क्यों भाई, हमारे यहाँ तो डिमांड नहीं होती है काली मिर्च की, हम तो यूज़ नहीं करते काली मिर्च। कभी कदार अगर गला ख़राब हो जाए तो ले लेते हैं, कभी कदार लेकिन हम डेली तो यूज़ नहीं करते काली मिर्च का। यस, दिस इज़ राइट। लेकिन यूरोपियंस काली मिर्च का तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूरोप में क्या होता है कि ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि वो उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल टॉप पे है, टेम्परेट जोन के ऊपर के भी ऊपर है, तो इसलिए वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। इवन 9 मंथ्स यूरोप में कुछ ऐसे ऐसे जो है एरियाज़ हैं जहाँ 9 मंथ तक सर्दी पड़ती रहती है, वहाँ बर्फ़ जमी रहती है। तो इशू ये होता है कि जब हल्की सी गर्मियाँ होती हैं तो वो खेती करते थे, उससे वो अनाज पैदा करते थे। और जब ठंडियाँ आती थीं तो अनाज तो वो कंज्यूम करते ही करते थे, लेकिन साथ साथ जो है वो मीट को प्रिजर्व करना चाहते थे। और मीट को प्रिजर्व करने के लिए और उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें काली मिर्च डाली जाती है। आज भी अगर आप कभी जो है उनके क्विज़ीन को देखिए, उनके डिशेस को देखिए, जो अगर आप कभी स्पेनिश क्विज़ीन देखिए या कभी आप पुर्तगीज़ क्विज़ीन देखिए, उनके डिशेस को अगर आप देखिए तो वो मीट में जो है काली मिर्च डालते हैं, जिससे उनको टेस्ट आता है। तो उसको टेस्टी बनाने के लिए और उसको प्रिजर्व रखने के लिए काली मिर्च की बहुत ज़रूरत थी। जस्ट लाइक आज के समय में जैसे फ्रिज है, फ्रिज में हम चीज़ों को प्रिजर्व रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही वो रखते थे उसको। तो इसके लिए उनको जो है काली मिर्च की ज़रूरत पड़ती थी। अगर आप एक चीज़ सोचें, जैसे हमारे यहाँ अचार होता है, हम अचार क्या करते हैं, अचार हम उसी फॉर्म में उसको प्रिजर्व रखते हैं ना, जैसे कि हम वेजिटेबल्स का अचार बनाते हैं तो हम उसको प्रिजर्व रखते हैं, वैसे वो जो है मीट का अचार बनाते थे, उसको प्रिजर्व रखते थे, उसके लिए उनको काली मिर्च की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसका मतलब काली मिर्च की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पर्सन है, मतलब हर घर में काली मिर्च की रिक्वायरमेंट है, जैसे आज चीनी और चाय की हर घर में ज़रूरत होती है। तो इस तरह से काली मिर्च का एक बहुत बड़ा डिमांड ग्राफ वहाँ पैदा हो गया, और उस डिमांड ग्राफ के कारण जो है काली मिर्च की मांग पैदा हुई, और मांग पैदा हुई तो उसकी पूर्ति के लिए जो है उनको ट्रेड्स स्टार्ट करने पड़े, और उसमें उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो रेट्स को नॉर्मलाइज इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उन्होंने इंडिया को ही चुना, क्योंकि इंडिया, अरेबिक्स ये बताते थे कि वो इंडिया से लेके आते हैं, और जो वो दूर से लेके आते हैं इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उनको ज़्यादा देना पड़ता था, क्योंकि चीज़ें इंडिया से आती थी। तो यूरोपियंस यही सोचे कि हम इंडिया ही डायरेक्ट जा करके ले लें। अगर हम इंडिया डायरेक्ट जाके ले लेंगे तो दैट इज़ फाइन, रेट्स कुछ कम हो जाएंगे, और ये अरेबिक्स से हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे इनको। तो दैट इज़ द वे। तो अब हम जान गए कि वो इंडिया ही उन्होंने क्यों चुना, और इंडिया वो कैसे पहुँचे। अब हम जानते हैं कि इंडिया इंडिया में कौन कौन आया, और सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, और फिर हम आगे की घटना को स्टडी करते हैं। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, 1498 में आए, आपको अच्छी तरह पता है। फिर उसके बाद डच आए। डच आए 1595 में। अब आप सोच सकते हैं कि पुर्तगाली जो थे वो आए 1498 में, और डच आए 1595 में, 100 साल। तो मैं आपको बता दूं कि जब पुर्तगालियों ने इंडिया में ब्लैक पेपर खोजा, इंडिया से ब्लैक पेपर लिया, तो इस ट्रेड से वो बहुत ज़्यादा जो है माला माल हो गए, और उनका सी, हिंद महासागर, इंडियन ओशन में, और ये जो कॉस्ट है अफ्रीका की कॉस्ट, यहाँ पर उनका मोनोपोली हो गई। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, और वो किसी भी यूरोपियन अदर पावर को यहाँ पर ट्रेड करने देते ही नहीं थे। इवन अगर ट्रेड करने देते थे तो ट्रेडिंग चार्जेस लेते थे, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो संघर्ष करते थे, जहाज़ों को डुबा देते थे। तो उस वक्त दो ही बड़ी पावर्स थे, स्पेन और पुर्तगाल। तो पुर्तगाल ने क्या किया कि ईस्ट जोन को चुना, इसलिए आपको यहाँ पर पुर्तगाल की आज भी काफ़ी इन्फ्लुएंस मिलेंगे। अगर आप गोवा जाओ तो पुर्तगाल काफ़ी इन्फ्लुएंस मिलेगा, अफ्रीकन कॉस्ट में मिलेगा आपको। अगर आप थोड़ा सा जावा सुमात्रा की तरफ जाओ तो वहाँ भी थोड़ा बहुत जो है इनका थोड़ा जो है टेक्सचर मिलेगा। और स्पेनिश, जो स्पेन के लोग थे, स्पेनिश लोगों को ने वेस्ट को सुना, इसीलिए आप अगर आप जाओ दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, तो वहाँ स्पेनिश लैंग्वेज एक बहुत बड़ा जो है लैंग्वेज माना जाता है। वहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीज स्पेनिश स्पोकन है, सभी मैक्सिमम कंट्रीज स्पेनिश ही बोलती हैं, चाहे मैक्सिको हो, चाहे आपका अर्जेंटीना हो, चाहे आपके चिले हो, तो ये सारी स्पेनिश बोलते हैं। तो इन्होंने डिवाइड कर लिया वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में, कि इधर मैं देखूंगा उधर तुम देखना। तो इसलिए यहाँ पर जो है पुर्तगालियों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा, 100 साल तक वो फुल पावर में रहे। और फिर उनके पावर को चैलेंज दिया डचेस ने, जिनको हम हॉलैंड या नीदरलैंड्स बोलते हैं। बहुत छोटा देश है, आई थिंक इसकी जो पॉपुलेशन है वो लखनऊ शहर से भी जो है कम है।
लेकिन फिर भी जो है इस पावर ने जो है चैलेंज दिया। और ये सबसे पहले आए तो ये ऐसा नहीं कि वो इंडिया ही चले गए, ये आए तो सबसे पहले ये इंडोनेशिया गए, जिसको इन्होंने नाम दिया ईस्ट इंडिया। जो है वेस्ट इंडिया आपको पता ही है, वेस्ट इंडिया कोलंबस ने दिया था, और ईस्ट इंडिया इन्होंने नाम दिया। और ये ईस्ट इंडिया नहीं, ये ईस्ट इंडिया आपको यहाँ पड़ेगा जावा और सुमात्रा, कि यहाँ से फिर इंडिया की तरफ आए। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट आए और इंडिया चले गए, अगर ऐसा होता तो फिर इनको चैलेंज मिल जाता। ये पहले यहाँ गए और यहाँ से ये यहाँ पर आए। तो डचेस आए 1595 में, और डचेस के बाद द बिग पावर अगर हम कहेंगे, जिसने हिंदुस्तान के नक्शे नक्शे को भी बदल दिया, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को भी बदल दिया, और आज भी उनके बोए हुए बीजों के कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट आज भी ऐसा बोया हुआ है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया हुआ है कि आज भी हिंदुस्तान में उसको लेकर के संघर्ष होता है। हिंदुस्तान की पूरी आइडियोलॉजी को चेंज कर दिया, और वो देश था हमारा इंग्लिश, ब्रिटेन। ये आए 1600 में आए, 1600 में वो आए। और उसके बाद 64 साल बाद जो है 1664 में, 1664 में फ्रेंच आए। तो इस तरह से ये क्रम आप याद रखिएगा। कभी कभी जो है यूपीपीसीएस में एक बार पूछ लिया गया था कि क्रम बताइए जो है। तो पहला क्रम है पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ आपको पता है, अपने अच्छी खासी स्टोरी पढ़ ली है कि पुर्तगीज़ कैसे आए हिंदुस्तान में, उन्होंने क्या 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 किया, क्यों हिंदुस्तान को इन्होंने चुना। उसके बाद आपने डचेस के बारे में जान लिया, डचेस क्यों आए और कैसे आए, वो किस तरह से वो कट होकर के ईस्ट इंडिया से जो है इंडिया गए। आपने इंग्लिश के बारे में जाना है, और आप फ्रेंच के बारे में जान गए। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन आया, इंडिया में कौन आया? सबसे पहले इंडिया में आया पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में इंडिया में कौन आया? सबसे लास्ट में आया फ्रेंच। ये मेन है। आए तो बहुत से लोग हैं, यूरोप में और भी जगह काफ़ी कंपनीज क्रिएट हो गई, और छोटी छोटी कंपनियां भी अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस डालते रहते थे, वो आते रहते थे इंडिया। उनका कॉन्फ्लिक्ट होता था, संघर्ष होता था, और फिर उस संघर्ष में वो कोलैप्स भी कर जाते थे। तो लेकिन मेनली आपसे यही पूछा जाएगा। मैं सीरीज़ भी कराऊंगा, मैं क्वेश्चन पैटर्न्स भी पढ़ना बताऊंगा, तो उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। तो ये पुर्तगाली सबसे पहले आए इंडिया में, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, और फिर फ्रेंच आए। अब हम देखते हैं इनका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ, ये कहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। देखिए फैक्ट्री ऐसा नहीं है, आज फैक्ट्री का जो मीन्स होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग हब, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे। लेकिन ऐसा तब नहीं था। तब फैक्ट्री का मतलब ये होता था कि एक कोठी, समंदर के किनारे एक कोठी ले ली गई, वहाँ पे एक बड़ा सा बंगला कॉलोनी बना दी गई। इसमें वायसराय का जो है बंगला ये है, क्लर्क का बंगला ये है, ये लोग यहाँ पे रहेंगे। एक बहुत बड़ा गोडाउन होता था जहाँ पर स्टोर होता था इनका सारा माल, और फिर वहाँ से जहाज पे, शिप पे जो है वो लादते थे और उसको भेजते थे। तो फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है कोई। फैक्ट्री का उस वक्त मतलब था कि कॉलोनी, जहाँ पे इस्टेब्लिश होते, जहाँ पे रहते थे, और जहाँ पर ये अपने जो है वेयर हाउसेस बनाते थे, जहाँ पर ये अपना जो है स्टोर रूम बनाते थे, वेयर हाउसेस को कहते हैं। तो तो अब आप समझ गए फैक्ट्रीज क्या होती है। तो सबसे पहले जो पुर्तगीज थे, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे बनाई? सबसे पहले उन्होंने कहाँ स्टैब्लिश हुआ? कोचीन में 1503 में, 1503 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कोचीन कहाँ पड़ता है आपको अच्छी तरह पता है, केरल में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश थे, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो इंग्लिश ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी सूरत में 1608 में। लेकिन ध्यान रखिएगा 1608 में उन्होंने बनाई तो थी, लेकिन 1608 में इनको मना कर दिया गया था। मुगल एम्पायर ने इनको मना कर दिया कि नहीं, आप यहाँ फैक्ट्री नहीं बना सकते, ना बनाइए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं ऑलरेडी, पुर्तगालियों ने बहुत परेशान कर रखा है। उस वक्त शायद मर्डर कर दिया था पुर्तगालियों ने जो है एक मुगल सैनिक का, तो इसलिए उन्होंने इनको मना कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि 1611 में इन्होंने अपनी मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। लेकिन इनको 1613 में फिर दोबारा से परमिशन मिल गया, तो इसलिए इन्होंने दोबारा अपना सूरत में जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। तो लेकिन स्टार्टिंग इन्होंने उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, सॉरी माफ करिएगा, उसका कंस्ट्रक्शन करना इन्होंने 1608 में ही शुरू कर दिया था। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेज़ों ने, हिंदी में अगर पूछा जाएगा तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पर बनाई है, तो ये आप बताओगे 1608 में सूरत में। लेकिन चलाई 1611 में मछलीपट्टनम में है, और इसको जो 1608 में उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट 1613 में किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद डैनिश ने कहाँ पे बनाई थी? तो 1602 में मछलीपट्टनम में, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि डच ईस्ट इंडिया की तरफ से आए थे। डच यहाँ मछलीपट्टनम में ही उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ईस्ट इंडिया पास पड़ता था और इसी तरफ पड़ता था, तो अपना मैन पावर बहुत आराम से डिप्लॉय कर सकते थे यहाँ पे।
तो इसलिए उन्होंने मछलीपट्टम ही चुना 1668 में, 1668 में इन्होंने अपना जो है यहाँ पे बनाया था। और लास्ट में फ्रेंच आते हैं, और फ्रेंच यहाँ पे 1668 में बनाते हैं। ठीक है, कहाँ पे बनाते हैं ये सूरत में बनाते हैं। तो दिस इज़ द होल चार्ट, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन से जो है पावर्स आई, यूरोपियंस पावर्स आई, उन्होंने कौन से जो है इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे किया, वो क्यों इंडिया उन्होंने चुना, और इंडिया को ही उन्होंने क्यों चुना। तो इस पैटर्न में एक थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी थी, ताकि आप ये चीज़ें समझ जाएं अच्छी तरह से। नेक्स्ट में हम पहले पुर्तगाली गवर्नर्स को पढ़ेंगे कि पुर्तगाली आए तो उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस डाला। उन्होंने बहुत जो है उत्पात मचाया, वो ग्रेट गेम को लेके आए, गोल्ड जो है उनका ग्लोरी, गोल्ड और ग्लोरी और गॉड, यानी कि उनका कहना ये था कि हम इंडिया में इसलिए आए हैं कि हम अपने गॉड को की जो प्रिचेस हैं, जो गॉड भगवान की जो अपने जो गॉड के उपदेश हैं उसको फैला सकें, सबको क्रिश्चियन बना सकें। और दूसरा, हम यहाँ से गोल्ड लेके जा रहे हैं, यानी गोल्ड का मतलब बहुत ढेर सारा पैसा लेके जाएं। और तीसरा जो ग्लोरी है, यानी यूरोप में हम ये बता सकें कि हाँ हमने इंडिया को जो है एनेक्स कर लिया है, भारत को, भारत जैसे एक बड़े विशाल रिच कंट्री को, जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको एनेक्स कर लिया है। तो वो 3 गेम्स उन्होंने कैसे खेले, और फिर वहाँ के लोगों ने इसका कैसे प्रतिकार किया, उनके खिलाफ कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए। फिर उसके बाद उसमें उनका जो है डचों का क्या इन्फ्लुएंस रहा, फिर डचेस को कैसे चैलेंज दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन दोनों के बीच में कैसे वॉर हुआ वॉडियार का, और फिर वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिलहाल आज के सेक्शन में ये शॉर्ट वीडियो था। थैंक यू फॉर दैट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि एल्गोरिथम है ऐसा यूट्यूब का कि जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उतना ज़्यादा जो है सब्सक्राइब किया जाएगा, उतना ज़्यादा स्प्राइड ओवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट।